उससे पहले ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ने भारत का आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। एस&पी का कहना है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ मजबूत है, जिसका क्रेडिट मैट्रिक्स पर पॉजिटिव है। साथ ही फिस्कल गैप कम होने पर 2 साल के अंदर रेटिंग अपग्रेड करने को भी कहा है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे अपने सहयोगी यतिन मोता से। तो यतिन, ये अच्छी खबर है और ठीक चुनाव के पहले, नतीजों के पहले इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, क्या इसका इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि एस&पी का सवाल है, जो रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ इन्होंने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है इसको बरकरार रखा है। हालांकि जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया है, स्टेबल से। ऑब्वियसली एस&पी को जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है इंडिया के लिए कि अगर फिस्कल कंसोलिडेशन और डिसिप्लिन भारत सरकार ने रखा आगे जाके, तो कहीं ना कहीं 24 महीनों के आसपास आपको एक रेटिंग अपग्रेड का भी विंडो देखने को मिल सकता है। जहाँ तक कि एस&पी का सवाल है, इनको लगता है कि जो साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है सरकार का और जो फंडामेंटल्स हैं, उसके चलते ग्रोथ का मोमेंटम अगले 2 से 3 सालों के लिए जारी रहना चाहिए। इनफैक्ट जो सरकार है अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के एफर्ट्स को काफ़ी सीरियसली ले रही है और ये एफर्ट्स हैं ऑनगोइंग है। एस&पी को लगता है कि अगर आरबीआई की पॉलिसी और जो कॉशियस फिस्कल डिसिप्लिन है इसको अगर बरकरार रखा जाए तो अगले 24 महीनों के अंदर आपको एक रेटिंग अपग्रेड का भी मौका मिल सकता है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं 7% जीडीपी के बिलो अगर आपकी गवर्नमेंट बोरोइंग हो गई तो एक रेटिंग अपग्रेड का विंडो तो खुलेगा ही, साथ ही साथ जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो पिछले 4-5 सालों में सरकार की स्पेंडिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी रही है और इस फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में उनको लगता है कि 6 से 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ रहनी चाहिए रियल टर्म्स में। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो उन्होंने एस्टिमेट किया है 6.8%, जो कि स्टेट्स और जो अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं इनको साथ में लेकर रखा गया है। लेकिन क्लियरली एक हेडलाइन ये है कि रेटिंग अपग्रेड का विंडो भारत के लिए अब खुलता हुआ नजर पड़ रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इधर आज बाजार की बात करें तो आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ा दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स आज गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 668 अंक तो निफ्टी 183 अंक गिरा। आइए मार्केट का हाल थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आज बाजार के हाइलाइट्स क्या रहे, क्यों आज गिरावट रही और वो भी 600 अंकों से ज्यादा की? देखिए, आज भारतीय बाजारों में लगातार मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला। फ्रंटलाइन इंडेक्स, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों में बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मिड कैप में उतनी बिकवाली नहीं थी। मिड कैप इंडेक्स अगर देखेंगे तो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे था और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उतनी बिकवाली नहीं थी। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट से एडवांस डिक्लाइन, वो थोड़ा सा डिक्लाइन के फेवर में थे। कल के कंपैरिजन में आज डिक्लाइन इतने नहीं देखने को मिल रहे थे। थोड़ी बहुत बिकवाली मार्केट्स में रही और जो प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा था वो प्रेशर था आज इधर मिड कैप में या फिर कुछ हद तक जो खरीदारी थी होती मेटल स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग थी। सिलेक्टिव पीएसयूज के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग थी। निफ्टी बैंक के अंदर हालांकि प्रेशर देखने को मिला था और पीएसयू बैंक्स थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस दे रहे थे प्राइवेट बैंक्स के सामने। लेकिन ऑयल एंड गैस, आईटी, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो सुमित, आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, कुछ अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें हिंडाल्को आज लीड कर रहा था। सब्सिडरी के आईपीओ की खबर के बीच में उछाल। डीवी स्लैब लगातार तेजी में है, 10.25% का उछाल। पावर ग्रिड 1.5% ऊपर और बजाज ऑटो 1% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एसबीआई लाइफ आज प्रॉफिट टेकिंग, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर दोनों में 2.25% की बिकवाली। मिड कैप में कैंपस एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ खरीदारी। टीटागढ़ रेल सिस्टम 11-11.5% ऊपर रहा। ईआईडी पैरिस 8.5% ऊपर रहा और फिनलेक्स इंडस्ट्रीज करीब 6% की तेजी यहां देखने को मिली। नंबर्स के बाद एमटार टेक 11% नीचे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ब्लॉक डील के बीच 6.5% नीचे। उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्नाइडर लगातार लोअर सर्किट पर 5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा का कहना है कि निवेशक गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटेजी बनाएं। गुरमीत के मुताबिक डिफेंस और बैंकिंग शेयरों में पैसा बच सकता है। मार्केट ने हमेशा रिवॉर्ड किया है। अगर आपने बाय ऑन डिप्स किया अभी तक पिछले कई समय, तो मेरा टेम्पलेट वही है। हम बहुत ज्यादा कैश पोजीशन नहीं ले रहे हैं। कोई भी करेक्शन अगर मार्केट दे रहा है, हमारा ये व्यू है कि कंटिन्यूटी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मार्केट में श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है, आपको प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना होता है। डिफेंस नेम्स में थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगर और डिप मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका पाइपलाइन बहुत अच्छा है, रिटर्न रेशियोज कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली वैल्यूएशन ज्यादा हुआ है, बहुत अच्छा रन अप हुआ है
और मैं कुछ PSU बैंक्स भी देख रहा हूँ, क्योंकि जून में बॉन्ड इंक्लूजन है। मेरा ये मानना है कि 10 ईयर बॉन्ड जो है मीनिंगफुली 675 650 की रेंज में आएगा। रेटिंग एजेंसी CLSA ने 54 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई है जिसमें एनडीए सरकार की वापसी से एक बड़ा एक्शन आ सकता है। शेयरों की लिस्ट और तेजी के ट्रिगर के साथ यतिन मोता बता रहे हैं कि कौन सी वो कंपनियां हो सकती है जिसमें एक बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, CLSA का आज एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है मोदी 3.0 पे, यानी एनडीए की अगर फिर से एक बार वापसी हो जाती है और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार पीएम बन जाते हैं तो जो मोदी स्टॉक्स है वहां रैली बरकरार रहेगी। इनफैक्ट CLSA को लगता है कि अगर पीएम मोदी फिर से चुन के आते हैं तो बहुत बड़ी रैली आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। खास करके PSU स्टॉक्स में फिर से एक बार चमक आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है, जो मोदी स्टॉक्स हैं 3.0 वाले, वहां बहुत जबरदस्त पावर मिल सकता है। खास करके स्टॉक्स जो है NTPC, NHPC जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा PFC, ONGC, IGL और महानगर गैस जैसे काउंटर्स में आपको तेजी जबरदस्त तरीके से आती हुई नजर पड़ सकती है। 54 स्टॉक्स यानी 54 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, जहां ये जो PSUs आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहां सबसे ज्यादा प्रेफरेंस CLSA दे रहा है PSUs में। जहां तक कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का सवाल है, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इंडस टावर CLSA की पसंदगी के लिस्ट में आते हैं। इनको लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में फिर से एक बार रिफॉर्म्स के चलते ये सारे स्टॉक्स मूव हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स पे भरोसा रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है CLSA, तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये तीनों जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं, अपनी साइज के हिसाब से इसको छांट के CLSA को लगता है कि ये स्टॉक्स भी जबरदस्त तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और इंश्योरेंस स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल, इन स्टॉक्स में भी CLSA को लगता है कि ओवरवेट रह के चलना चाहिए। अच्छा, जो स्टॉक्स इंसुलेटेड है चुनावी नतीजों से, इनमें जो नाम शुमार है वो जोमैटो और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ऑब्वियसली ये FMCG स्टॉक फूड कंपनीज हैं, तो कोई प्रकार का नतीजों का असर इन दोनों स्टॉक्स पे नहीं आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा CLSA का मानना है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो NDA के चलते रह रही है, इसमें 3 स्टॉक्स को फायदा होगा। अशोक लेलैंड, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तेजी होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करने के लिए L&T जैसे शेयर्स में वो काफी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। चांदी में तेजी बनी हुई है। MCX पर चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई वायदा 96,400 के पार निकल गया है। क्या है चांदी में तेजी के कारण, इन सब पर बात करने के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा, चांदी में तेजी क्यों और क्या 1 लाख अब नजदीक है? हाँ जी हाँ, एब्सोल्युटली 1 लाख की तरफ तो डेफिनेटली चांदी यहाँ पर बढ़ रही है। ऑल टाइम हाइस पर हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। अगर इस साल का लो आप देखें तो वो 67-68,000 का था। अब चांदी यहाँ पर 96,000 पे कारोबार कर रही है, यानी कि जो ये 32-35 हज़ार रुपए प्रति किलो की जो तेजी चांदी में देखने को मिली है, वो इन पिछले 3-4 महीनों में ही देखने को मिली है। अगर 1 महीने की बात करें तो चांदी ने आपको 18% का रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने की बात करें तो 40% का इजाफा यहां पर चांदी ने आपको दिया है। तेजी इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी बढ़ रही है, वहां पर 11 साल के हाईज हैं, और चांदी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन करंट लेवल्स पर भी खरीदारी अच्छी खासी है। ये एक्चुअली चौथा ऐसा साल होने वाला है जब हम चांदी में एक डेफिसिट देखेंगे, यानी कि चांदी की ग्लोबल मांग ज्यादा है और सप्लाई उसे मैच नहीं कर पा रही। ये चौथा साल इसलिए भी है क्योंकि इस साल में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की, वो भी एक रिकॉर्ड है यहां पर आपको बनाते हुए नजर आएगी। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, जी हाँ, बाजार को लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में शायद हम 1 लाख का स्तर यहां पर पार होता हुआ देखेंगे। जो अब यहां पर एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस की तरफ से हमने व्यूज आते हुए देखे हैं, वो 1,05,000, 1,10,000, 1,20,000 तक के भी एक्सपेक्टेशन अब चांदी में है। जी शुक्रिया। और अब बात करेंगे चुनावी महासंग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भर रहे थे। उन्होंने ममता सरकार की नीतियों को लेकर टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है और इंडी जमात वाले बंगाल को
विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना। इधर ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नवीन पटनायक की सेहत पर चिंता जताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आखिर एक साल में उनकी तबीयत इतनी खराब कैसे होगी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है, सारे तथ्य खोज करके निकाले जाएंगे। पीएम मोदी के बयान पर नवीन पटनायक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी उनके स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंतित थे तो उनसे फोन पर अपडेट लेना था। I understand that the Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I'm in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लुधियाना की रैली में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए आयोग बनाने का वादा कर डाला। साथ ही एमएसपी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद किसानों को पहली बार एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। चुनाव में महिला वोटरों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। क्या है महिलाओं का वोटिंग पैटर्न और क्या महिलाएं चुनाव का एक्स फैक्टर हैं? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होने जा रही बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। महिला वोटर्स, चुनाव का एक्स फैक्टर। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण चरण सिंह के काफिले ने गोंडा में 4 लोगों को रौंद दिया। काफिले में मौजूद फॉर्च्यूनर गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर बताई जा रही हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें करण भूषण सिंह भी थे। वे काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। हादसे के बाद काफिले में शामिल सभी लोग फरार हो गए हैं। मौके पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ चक्का जाम कर नारेबाजी की। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए न ले जाने की जिद पर भी अड़ गए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के अंतरिम जमानत को बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए माफ कीजिएगा के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। क्या आपके एरिया से अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है? इसके पीछे टेलीकॉम इक्विपमेंट चोरों का गैंग भी हो सकता है। ये गैंग बड़े पैमाने पर कई राज्यों में टेलीकॉम टावरों से रेडियो रिसीवर चुराने का काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टेलीकॉम कंपनियों के टावर से केबल और बैटरी चोरी होना आम बात है, लेकिन अब चोर हाईटेक होकर रेडियो रिसीवर्स को भी निशाना बना रहे हैं। पिछले 1 साल में टेलीकॉम कंपनियों के 17,000 से ज्यादा रेडियो रिसीवर चोरी हो चुके हैं। इसमें भारती एयरटेल के 15,000, रिलायंस जियो के 1748 और वोडाफोन आइडिया के 368 रेडियो रिसीवर चोरी हुए हैं। सबसे ज्यादा चोरी राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। इसके बाद दिल्ली और पंजाब का नंबर आता है। पिछले 2 महीने में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2000 यूनिट की चोरी सामने आई है। नोएडा में 570 और गाजियाबाद में 390 रेडियो रिसीवर चोरी गए हैं। देखिए, रेडियो चोरी होना एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि नेटवर्क्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। बैटरी चोरी होना, एक्टिव इक्विपमेंट चोरी होना, और सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि ये फिर कई वेबसाइट्स पे बिक रहे हैं और ओपनली बिक रहे हैं चोरी हुए सामान। तो हमने DOT को यही लिखा है कि इसका संज्ञान लें और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये लिखें कि इसे लीगली और पुलिसिंग के द्वारा इसको रोका जाए। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक चोरी हुए इक्विपमेंट्स को कबाड़ के रूप में चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में भेजा जा रहा है, जहां पर इन्हें रीसेट करके दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। 1 यूनिट की कीमत 3 से 5 लाख रुपए होती है, यानी टेलीकॉम कंपनियों को करीब 500 से 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। बैटरी बैंक के बाद ऑल्सो DG सेट पे भी बैटरी लगती है, उनकी भी चोरी हो जाती है। फिर एक्टिव इक्विपमेंट है जिसमें BTS हो गया, रेडियोज हो गए, बेस बैंड हो गया, एक्टिव कार्ड हो गए, इनका इतना इम्पैक्ट जबरदस्त पड़ता है कि चोरी होने के बाद इसमें से इनको जो भी सेलेबल मटेरियल मिलता है ले जाते हैं, लेकिन कार्ड को लगाना, कार्ड को फिर मंगवाना, रेडियो को सेट करना, ह्यूज टाइम लग जाता है, जिससे कनेक्टिविटी सीरियसली इम्पैक्ट हो जाती है। टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने की मांग रखी है। साथ ही केंद्र से राज्यों के साथ भी इस मामले को उठाने के लिए कहा है, ताकि चोरी पर तुरंत रोक लगाई जा सके। असीम मनचंदा, दिल्ली। देश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। दिल्ली के मंगेशपुर में पारा 52 डिग्री के पार है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। IMD का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में गर्मी से आराम मिल सकता है। टेम्परेचर ताकि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पूर्वानुमान दिया है मौसम विभाग ने, उसमें हमने ये कहा है कि ग्रेजुअल फॉल, मतलब आने वाले 3 से 4 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मध्य भारत में जो तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री की कमी होने की संभावना आने वाले 3-4 दिनों में है। तो राहत जो है वो आपके सामने नेक्स्ट 3-4 डेज में रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। दिल्ली के मजदूरों को अब भी भारी गर्मी में काम नहीं करना होगा। दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच मजदूरों को थोड़ी राहत मिलेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली के LG VK सक्सेना ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में कई जगह पर पारा 50 डिग्री तक पार चुका है। ऐसे में जब तक तापमान 40 डिग्री से नीचे नहीं आ जाता, तब तक मजदूरों को दोपहर में काम से छुट्टी मिलेगी और उनकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाएगी। इसके साथ ही निर्माण स्थलों में मजदूरों के लिए पानी और नारियल पानी की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मजदूरों के शरीर में पानी की कमी ना हो। इस भीषण गर्मी में कुछ ऐसे लोग हैं जो काम के सिलसिले में सड़क पर रहते हैं, हमारा और आपका काम आसान करने के लिए। ये है डिलीवरी बॉयज। जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों का दावा है कि उन्होंने डिलीवरी बॉयज के लिए खास तौर पर रेस्ट पॉइंट्स बनाए हैं, जहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जमीन पर वाकई कितनी मदद मिल पाती है डिलीवरी बॉयज को, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जलती गर्मी में बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे जो ब्लिंकिट के बॉयज़ हैं ये देख रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं अपनी सीट पे ताकि जो है सीट थोड़ी ठंडी हो। तो ये बताइए, जब डिलीवरी करने जाते हैं तो गर्म हो जाता है सब कुछ? जी जी सर, बहुत परेशान हो जाते हैं, पूरा थोड़ी देर में ही पूरा गर्म हो जाती है। जबकि टायर रोड का भी पंगा आ जाता है हम लोगों की, टायर कभी कभी घिस जाती है, ये हो जाती है। तो अभी बहुत गर्मी चल रही है, ये बताइए कि कुछ फैसिलिटी मिल रही है, ग्लूकोज, पानी वगैरह वगैरह? ऐसा नहीं है सर, सिर्फ ठंडा पानी मिल जाता है हम लोगों को बस। हाँ, ठंडा पानी दे देते हैं। हाँ, ठंडा पानी है, बस वही पी करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे पानी भर के भी रखते हैं तो पूरा गर्म हो जाती है। अच्छा, जिससे काफ़ी ज़्यादा। और जब कोई डिलीवरी नहीं है, आपके पास ऑर्डर नहीं है, उस टाइम पे क्या करते हैं? उस टाइम पे सर हम लोग खाली बैठे रहे, उस समय तो हो जाती है कि अंदर चले जाते हैं, पंखा वंखा में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा आदमी रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि भले ही कंपनियों ने थोड़ी बहुत व्यवस्था की है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ज़ोमैटो को कहना है कि 450 के लगभग पूरे देश भर में रेस्टिंग पॉइंट, शेल्टर्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ये काफ़ी नहीं है, ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है और साथ ही जो इनकी संख्या है वो बहुत कम है। ग्लूकोज़ की बात की जाती है लेकिन इनका कहना है सिर्फ पानी मिलता है, ग्लूकोज़ नहीं मिलता है, ग्लूकोज़ हमेशा ख़त्म रहता है। ऐसे ही एक ब्लिंकिट के एक पॉइंट पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बताओ कि जो ग्लूकोज़ है या जूस है, ठंडा पानी, ये सब मिलता है? हाँ मिलता है। और जो वेटिंग एरिया है उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई है? जैसे कूलर लगा है, फिर चेयर पड़ी है। हाँ। तो बैठने के लिए सब कुछ है। ये बताओ कि गर्मी बहुत हो रही है तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? मतलब कि छाछ या जूस या ग्लूकोज मिल रहा है? ग्लूकोन डी मिलता है सर, और छाछ व जूस वगैरह ये सब नहीं मिल पाता है। अच्छा, और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कंपनी की तरफ से कुछ दिया जा रहा है? वहीं ग्लूकोन डी ही मिलता है सर। और जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे क्या करते हो? वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है, रहना पड़ता है। इस कुछ एसी कूलर की व्यवस्था है? कुछ जो रेस्ट पॉइंट बनाया है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए एसी कूलर कुछ लगा है? हाँ, वो तो है, कूलर है। हाँ, तो जब आपके पास ऑर्डर नहीं रहता है तो आप आराम कर सकते हो यहाँ पे? हाँ, बैठ सकते हैं आराम से। क्या क्या कर रहे हो गर्मी से बचने के लिए और क्या कंपनियां भी सुविधा कुछ फैसिलिटी दे रही हैं? जी सर, हमारी जो कंपनी जोमेटो है ये भी अच्छी सुविधा देती है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हम अपनी तरफ से भी पानी की व्यवस्था करके चलते हैं, ग्लूकोज है, कुछ नाश्ते के लिए चिप्स वगैरह अपने साथ में लेके चलते हैं। बाकी जिन कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवर करते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं। ये बताइए कि ये जो पॉइंट्स है इनकी जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। क्या कोई मदद कंपनी की तरफ से गर्मी से कैसे बचें, क्या कोई करें? मदद नहीं, कोई मदद। तो कैसे बचाते हैं खुद को? ऐसे ही बचा रहे हैं, देखो गमछा बांध के और अपना पानी रखे रहते हैं बोतल में, वही पानी पीते रहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये पता नहीं है कि कहाँ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव? हाँ, नहीं पता है। नहीं पता है। तो यहाँ पे ये है कि भले ही कंपनियाँ ये दावा कर रही हों कि उन्होंने रेस्ट पॉइंट्स बना लिए हैं, शेल्टर्स बना दिए हैं, अपने डिलीवरी बॉयज़ को ग्लूकोज दे रहे हैं, ठंडे पानी दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर डिलीवरी बॉयज़ को इसकी जानकारी नहीं है। और इसका जो दायरा है, भले ही जो कंपनियों का जो कहना है, अगर वो वाकई में कुछ करना चाहती है तो इसका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जो वाकई में डिलीवरी बॉय इस वक्त गर्मियों से जूझ रहे हैं वहाँ तक उन्हें अपनी ये सुविधाएँ पहुँचानी होगी। कैमरामैन सरोज के साथ रोहन सिंह, नोएडा। इधर बिहार के कई शहरों में तापमान 48 डिग्री के करीब है। भीषण गर्मी के कारण अलग अलग स्कूलों से बच्चों के बेहोश होने की खबरें आज आई। बिहार में भीषण गर्मी से करीब 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 30 मई से 8 जून तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय खुला, विद्यालय आने के बाद साफ सुथरा हुआ, प्रार्थना में बच्चे लोग लगे, उसी दौरान बच्चे 4-5 बच्चे गिर गए, बेहोश होकर गिर गए और सब हम लोग मिल करके उसका उपचार करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद गार्जियन बहुत लोग आ गए, वो लोग भी अपना गए। फिर एम्बुलेंस को मैंने लगाया तो वो भी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया। और अगर आप कोरोना